आयरन मैन 1 2008। फिल्म की शुरुआत में अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाया जाता है और फिर एंट्री होती है टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क एक जीनियस अरबपति और हथियार बनाने वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। यूएस आर्मी के पास वो अपने कंपनी में बनी जेरिको मिसाइल की टेस्टिंग के लिए आया होता है। जेरिको एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी देश को तबाह कर सकती है। और फिर सेना से डील करने के बाद टोनी गाड़ी में बैठकर कुछ सैनिकों के साथ वापस घर जा रहा होता है कि तभी कुछ आतंकी उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़ते हुए सभी सैनिकों की मौत हो जाती है। फिर टोनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भागता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी यानी कि स्टार्क इंडस्ट्री की मिसाइल आकर गिर जाती है। फिर फिल्म की कहानी में 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी को आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि टोनी के पिता होवार्ड स्टार्क ने अपने एक दोस्त टैन के साथ मिलकर अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज शुरू की थी, जहाँ वो आर्म्स डीलिंग और नए नए आविष्कार किया करते थे जिसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। डीलर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के लिए टोनी वहाँ मौजूद नहीं होता। टोनी के पिता का दोस्त टैन उस अवार्ड को लेते हैं। फिर दिखाया जाता है टोनी को, जो इस वक्त एक कसिनो में जुआ खेल रहा है। जेम्स वहां जाकर टोनी को उसका अवार्ड देता है, लेकिन टोनी उसे नहीं लेता और कहता है कि मेरे पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। वही एक रिपोर्टर क्रिस्टीन टोनी के पास आती है और टोनी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है और कहती है कि आप जो ये हथियारों का सौदा करते हैं ये सही नहीं है। तो टोनी कहता है कि एक दिन जब वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी और तब अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम अपने लोगों की मदद कैसे करेंगे। फिर थोड़ी और बातचीत के बाद टोनी उस न्यूज रिपोर्टर को अपने साथ अपने घर ले जाता है। उसके साथ पूरी रात बिताने के बाद जब टोनी की नींद खुलती है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर वहाँ पर आती है और टोनी को बताती है कि आज टोनी की अफगानिस्तान में एक बड़ी डील है और टोनी का पर्सनल जेट उसका इंतजार कर रहा है। फिर जब टोनी जेट तक पहुँचता है तो वहाँ पर जेम्स उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो दोनों अफगानिस्तान के डील के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां टोनी की हालत बहुत ही खराब होती है और उसके सीने से कुछ तार जुड़े होते हैं जो एक बैटरी से चल रहे होते हैं और अब वो बैटरी ही टोनी के शरीर को जिंदा रख रही होती है। जब टोनी को होश आता है तो वो पास में ही खड़े एक आदमी येंसेन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। येंसेन बताता है कि एक मिसाइल विस्फोट के दौरान तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे छड़े घुसे हुए थे जिन्हें निकाल पाना काफी मुश्किल था, इसलिए मैंने एक बैटरी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की जो उन छड़ों को तुम्हारे दिल के करीब जाने से रोकने में मदद करेगी और अगर इसे निकाला तो तुम मर जाओगे। फिर वहाँ पर उन आतंकवादियों के सरदार की एंट्री होती है और वो टोनी से कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया और हम तुम्हें तभी जाने देंगे जब तुम हमें जेरिको मिसाइल बना कर दोगे, क्योंकि हमें अमेरिका पर हमला करना है। लेकिन टोनी उसे मना कर देता है। तभी आतंकी सरदार टोनी को बाहर निकाल कर लाता है और दिखाता है कि हमारे पास तुम्हारी कंपनी के बनाए गए वो सारे हथियार हैं जिन हथियारों को तुम यूएस आर्मी और बाकी लोगों को भेजते हो, और वो सभी आकर हमें ये हथियार काफी महंगे दामों में बेच कर जाते हैं। और अब हमें जेरिको मिसाइल चाहिए और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें उस मिसाइल का दूसरा नमूना बनाकर दिखाओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। फिर टोनी वापस से गुफा में आ जाता है और येंसेन से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता है। तो येंसेन कहता है कि ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। फिर येंसेन अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि मुझे अपने परिवार से मिलना है। टोनी कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना है। फिर टोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक आयरन सूट बनाना शुरू कर देता है। टोनी वहाँ पर मौजूद सभी मिसाइल से एक खास धातु निकालता है जो कि आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए बहुत खास होता है। आर्क रिएक्टर एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी मशीन को बहुत वक्त तक पावर देने का काम करती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टोनी के सीने में लगी है वो बैटरी से चलती है, लेकिन वो ज्यादा वक्त तक पावर सप्लाई नहीं कर सकती और आखिर में टोनी आर्क रिएक्टर बना लेता है। इस बात का पता आतंकियों को भी होता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या बना रहे हैं। फिर टोनी येंसेन को एक सूट का ब्लूप्रिंट दिखाता है और कहता है कि हमारा मकसद इस सूट को भरपूर पावर देना है, और फिर वो दोनों वो सूट बना लेते हैं। लेकिन तब तक इस बात का पता आतंकियों को चल जाता है
और जब वो उन्हें ऐसा करने से रोकने आते हैं तो येंसेन उनके सामने आ जाता है और आतंकियों पर हमला कर देता है, जिससे टोनी को सूट को तैयार करने का वक्त मिल जाता है। बहुत संघर्ष के बाद आतंकी येंसेन को गोली मारकर घायल कर देते हैं। ये देखकर टोनी को बहुत बुरा लगता है। फिर टोनी गुस्से में सभी आतंकियों को मारते हुए उस गुफा के बाहर आ जाता है और स्टार्क इंडस्ट्री के जो भी हथियार वहाँ पड़े थे उन सभी को जलाकर वहाँ से निकल जाता है और एक रेगिस्तान में आकर गिर जाता है। फिर टोनी का सूट, जिसे उसने मार्क 1 नाम दिया था, वो टूट जाता है और टोनी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी जेम्स की टीम टोनी को वहाँ से रेस्क्यू करके कैलिफोर्निया पहुँचा देती है और वहाँ पहुँचते ही टोनी अपने बॉडीगार्ड हैप्पी को फटाफट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने को कहता है। टोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचते ही टोनी के पिता का दोस्त और टोनी का पार्टनर स्टैन उसका वेलकम करता है। फिर मीडिया वाले टोनी से अफगानिस्तान में हुए हादसे के बारे में पूछते हैं, जिस पर टोनी बताता है कि अफगानिस्तान में आतंकियों ने उस पर सीधा हमला किया था और वो भी उसी के कंपनी के बनाए हुए हथियारों से। आगे टोनी स्टार्क बोलता है कि अब वो अपनी स्टार्क इंडस्ट्री में होने वाली आर्म्स डीलिंग के काम को बंद करने वाला है। हम कंपनी में कोई भी हथियार नहीं बनाएंगे। और ये बात सुनकर स्टैन बीच में आ जाता है और कहता है कि अफगानिस्तान में हुई घटना की वजह से टोनी शॉक में है और ऐसी बात कर रहा है। हम आपस में बात करके इस मुद्दे पर आपको खबर करेंगे। फिर स्टैन पूछता है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था और तुम वहाँ से बचकर कैसे निकले। तो टोनी कहता है कि मुझ पर आतंकियों ने हमला किया था और मुझे कैद करके जेरिको मिसाइल बनाने के लिए फोर्स किया, लेकिन मैं वहाँ से आयरन सूट बनाकर भाग निकला और जिसे एनर्जी देने के लिए मैंने आर्क रिएक्टर बनाया। फिर टोनी उसे अपने सीने पर लगे आर्क रिएक्टर को दिखाता है। उसे देखकर स्टैन कहता है कि ये तो बहुत ही शानदार खोज है, हमें इसे पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए। लेकिन टोनी ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब टोनी अपने घर के ही लैब में आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव करता है और उसका एक न्यू वर्जन बनाता है। फिर उस नए रिएक्टर को अपनी बॉडी में फिट करने के लिए वो अपने सेक्रेटरी पेपर पॉट्स को बुलाता है। पेपर टोनी के बॉडी से पुराने आर्क रिएक्टर को निकालकर नया आर्क रिएक्टर फिट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि आतंकियों को रेगिस्तान में टोनी का बनाया हुआ मार्क 1 आयरन सूट मिल जाता है और वो लोग उसके सभी टुकड़ों को एक एक कर जमा कर लेते हैं। इधर टोनी अपने लैब में एक नए सूट पर काम करना शुरू कर देता है और उसे मार्क 2 नाम देता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी मार्क 2 सूट को तैयार कर उसकी जांच करने के लिए अपने घर से आसमान की ओर निकल जाता है। और क्योंकि टोनी को मार्क 2 के कैपेसिटी का पता लगाना होता है, इसलिए टोनी अपने AI जर्विस से कहता है कि सूट में फुल पावर सेट कर दो जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर जा सकूं। और जब टोनी आयरन सूट के साथ आसमान में 81,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, मगर उसके बाद उसके सूट पर बर्फ जमने लगती है और उसके सूट का सिस्टम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन वापस जमीन की तरफ आते ही सूट से धीरे धीरे बर्फ हटने लगती है और सूट फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद टोनी मार्क 2 की टेस्टिंग करके अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसे अपनी लैब में एक रैप किया हुआ गिफ्ट मिलता है जो उसे पेपर ने दिया था। उस बॉक्स में उसका पुराना आर्क रिएक्टर था। ये देखकर टोनी को काफी खुशी होती है। इसके बाद अपने नए आयरन सूट की टेस्टिंग करने के बाद टोनी को पता चल जाता है कि मार्क 2 सूट में ज्यादा ऊंचाई में बर्फ पड़ने की दिक्कत है और इसके लिए उसे सूट के विल्ड डिजाइन में कुछ चेंजेस करने होंगे। तभी टोनी को टीवी न्यूज से पता चलता है कि स्टैन ने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और सिर्फ उसे ही इनवाइट नहीं किया। ये देखकर टोनी सीधे पार्टी में पहुंच जाता है। उसे पार्टी में पेपर मिलती है और वहाँ वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। तभी ड्रिंक लेते हुए टोनी की मुलाकात क्रिस्टिन से होती है, जो उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि जिस जेरिको मिसाइल को उसने अफगानिस्तान में बेचा था, अब वैसे ही बहुत सारे मिसाइल अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव में देखे गए हैं। इस बात से टोनी को बहुत गुस्सा आता है और उसका सीधा शक जाता है स्टैन पर। टोनी के ये पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, स्टैन कहता है कि ये बिजनेस है। टोनी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर घर आकर टोनी को पता चलता है कि अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव के अंदर आदमियों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ ही औरतों और बच्चों को जान से मारा जा रहा है। इस बात से टोनी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सूट को नए टेक्नोलॉजी के साथ पहले से और ज्यादा अपडेट करने लगता है। अपना नया आयरन सूट बना लेने के बाद टोनी अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव के लिए निकल जाता है। वहां पर पहुंचकर वो सारे आतंकियों की धुलाई कर देता है
और वहाँ रखे हुए स्टार्क इंडस्ट्री की हथियारों को तबाह कर देता है। इसी तबाही का पता अमेरिकन एडवर्ड्स एयरफोर्स को चल जाता है और वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्लेन ने वो तबाही मचाई है। जांच से उन्हें पता चलता है कि ये एक छोटा प्लेन है, जिसके बाद वो अपने फाइटर जेट्स को उसके पीछे लगा देते हैं। वहीं टोनी स्टार्क अपने दोस्त कर्नल जेम्स रोड्स को फोन करता है और कहता है कि तुम जिसे प्लेन समझकर फाइटर जेट्स को मेरे पीछे लगा रहे हो, वो कोई प्लेन नहीं बल्कि मैं हूँ। साथ ही टोनी स्टार्क उसे ये भी कहता है अपने जेट्स को यहाँ से हटाओ और मुझे जाने दो। जेम्स इस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है और अपने जवानों से कहता है कि ये दो दुश्मनों की आपस की लड़ाई है, आप बेस कैंप वापस आ जाइए। फाइटर जेट्स वैसे भी टोनी से जीत नहीं पाते और वापस चले जाते हैं। मीडिया के लोग जब जेम्स से अफगानिस्तान में हुई तबाही के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वहाँ दो दुश्मनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी। इसके बाद जब ये न्यूज स्टैन को पता चलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई दुश्मन उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद वो सीधे टेन रिंग आतंकी संगठन से मिलता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। टेन रिंग का सरदार बताता है कि ये सब टोनी स्टार्क का ही काम है, क्योंकि उसके पास आयरन सूट है जिसकी मदद से उसने यहाँ तबाही मचाई है और वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उससे पीछा छुड़ाने का मेरे पास एक उपाय है। हमारे पास टोनी का पुराना आयरन सूट मार्क 1 है और अगर तुम मुझे मुंह मांगा पैसा देते हो तो मैं तुम्हें उसकी डिजाइन दे सकता हूँ। लेकिन स्टैन टेन रिंग के सरदार को धोखा देता है और उसके एरिया को तबाह करके मार्क 1 सूट अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ टोनी को पता चल गया होता है कि इन सभी आतंकी सौदों के पीछे स्टैन का हाथ है। जिसके बाद वो अपनी असिस्टेंट पेपर को स्टैन के कंप्यूटर से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है, क्योंकि अगर स्टैन के पास कंपनी की कोई भी खुफिया जानकारी रही तो वो उसे आतंकियों को बेचकर मुनाफा कमा सकता है। फिर पेपर स्टैन के कंप्यूटर तक जाती है, जहां फाइल ट्रांसफर करते वक्त वो एक वीडियो देखती है जिससे पता चलता है कि टोनी स्टार्क पर आतंकी हमला स्टैन ने ही करवाया था। पेपर सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाने ही वाली होती है कि वहाँ पर स्टैन आ जाता है। स्टैन से किसी तरह बचकर पेपर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कंप्यूटर चेक करने के बाद स्टैन को पता चल जाता है कि पेपर कंप्यूटर से सारी खुफिया जानकारी लेकर जा चुकी है। फिर हम देखते हैं फिल कॉल्सन को, जो कि शील्ड का एक एजेंट होता है। वो पेपर से कहता है कि हम टोनी स्टार्क से मिलना चाहते हैं, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, तो क्या आप हमारी इसमें मदद करेंगे? अब चूंकि पेपर को पता था कि स्टैन इस वक्त उसके पीछे है, इसलिए वो फिल की मदद लेती है। दूसरी तरफ स्टैन काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे ये बात पता था कि टोनी उसके बारे में सारा सच जान चुका है और वो किसी भी वक्त उसके पास आ जाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टैन सीधे टोनी स्टार्क के घर चला जाता है और वहाँ अपने एक खास हथियार की मदद से वो टोनी को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है। फिर वो टोनी के सीने से उसका आर्क रिएक्टर निकाल कर ले जाता है। आर्क रिएक्टर निकल जाने की वजह से टोनी की दिल की धड़कन धीरे धीरे बंद होने लगती है, लेकिन वो किसी तरह अपने लैब में जाकर उस पुराने आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगा लेता है जो उसे पेपर ने दिया था। फिर टोनी अपना नया आयरन सूट पहनकर स्टैन से मुकाबला करने निकल जाता है और दूसरी तरफ स्टैन टोनी का आर्क रिएक्टर अपने बड़े आयरन सूट में फिट कर देता है। लैब में टोनी स्टैन को रोकने के लिए पहुंचता है और उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन उससे लड़ते हुए टोनी को समझ में आ जाता है कि स्टैन का नया सूट उसके सूट से कहीं ज्यादा पावरफुल है और वो उसे आसानी से नहीं हरा पाएगा। फिर टोनी को ख्याल आता है कि ज्यादा ऊंचाई पर जाने से सूट में बर्फ जमने लगती है और टोनी स्टैन को अपने पीछे पीछे आसमान में ले जाता है। टोनी का पीछा करते करते स्टैन 91,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि स्टैन के सूट पर बर्फ जमने लगती है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। ये देखकर टोनी भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है, लेकिन नीचे पहुंचते ही स्टैन का सूट फिर से स्टार्ट हो जाता है और दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। अब इसके बाद टोनी अपनी कंपनी के लैब की छत पर गिर जाता है और फिर पेपर को फोन करके कहता है कि लैब के आर्क रिएक्टर को फुल पावर के साथ ऑन कर दो, जिससे उसका पूरा असर स्टैन के सूट पर पड़ेगा और मैं वहां से भाग जाऊंगा। टोनी की बात मानकर पेपर ने आर्क रिएक्टर को पूरी पावर के साथ ऑन कर देती है, जिससे आर्क रिएक्टर से बहुत ही तेज रेज निकलती है और स्टैन उसकी चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते वक्त शील्ड का एजेंट फिल टोनी स्टार्क को एक स्पीच नोट देता है
और कहता है कि इसमें जैसा लिखा है वैसा ही मीडिया के सामने कहे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही टोनी कुछ सोचता है और सबके सामने ये कबूल कर लेता है कि I am Iron Man. और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि शील्ड का चीफ निक फ्यूरी टोनी के घर आकर उससे कहता है I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. और यहीं पर ये फिल्म